नमस्कार, मैं रविश कुमार। संसद में नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि अगर हो जाती तो बहुत सारे सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने पड़ जाते। चर्चा होती तो केवल नीट यूजी की नहीं होती, इससे आगे की भी बात हो जाती। शायद इसीलिए विपक्ष ने जिन नियमों के तहत काम रोककर चर्चा की मांग की, लोकसभा और राज्यसभा में स्वीकार नहीं किया गया। 25 लाख छात्रों को सदन से कोई आश्वासन नहीं मिला। भारत में परीक्षा व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। हम आज इस पर बात करेंगे क्योंकि इस दौरान बहुत सारी जानकारियां भी आ गई हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का अध्ययन किया है जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं जो पेपर लीक की जांच के पीछे छूटते जा रहे हैं, उसे भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यूपी की एक पार्टी सुबह सपा के विधायक बेदी राम का पीला गमछा देखिए। अमृत की तरह सुंदर और पवित्र लग रहा है। फोटोग्राफर ने कितनी ईमानदारी से इनकी सुंदर तस्वीर उतारी है। विश्वगुरु भारत के विधायक जी की। वैसे बेदी राम के खिलाफ पेपर लीक के 7 मामलों में एफआईआर है, 3 राज्यों में मुकदमे हैं। 2009 में रेलवे की परीक्षा में पेपर लीक कराने के मामले में बेदी राम गिरफ्तार हो चुके हैं। 2012 में भी सीपीएमटी की परीक्षा में पेपर लीक के मामले में जेल जा चुके हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मीडिया में कितना कुछ छपा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद संपर्क करना, कॉल करना, इंतजाम हो जाएगा। राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं और एनडीए के घटक दल हैं। तस्वीरें तो बहुत हैं इनकी। अमित शाह से मिलते हुए भी तस्वीर है। 2020 में बेदी राम विधायक बन गए थे। बताइए, मोदी सरकार और योगी सरकार दावे कर रही है कि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बना दिए गए हैं, लेकिन यहां तो उनकी सहयोगी पार्टी का ही एक सदस्य पेपर लीक मामले में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है और विधायक बनकर सत्ता के गलियारे में आ जा रहा है। जाहिर है लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो जाती तो विपक्ष इस बात को भी उठाता और पूछता कि आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन्हें क्यों बचाया गया। एनआरआई अंकिलों को यह सब पता नहीं है, वरना इसी बात को लेकर रोने लग जाएंगे कि पैदा होते ही या उससे पहले भारत से क्यों नहीं भाग गए। तो आपने देखा कि पेपर लीक के 2 फायदे हैं। पैसा देकर डॉक्टर बन सकते हैं और उससे जो पैसा कमाएंगे उससे विधायक बन सकते हैं। जब तक तेजस्वी यादव का नाम इससे जोड़ा जा रहा था तब तक बिहार में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय थी, लेकिन जैसे ही नीट यूजी और एनटीए की पोल खुलने लगी, बीजेपी संसद में चर्चा से भी बच रही है। एनएसयूआई पेपर लीक को लेकर आक्रामक तरीके से प्रदर्शन करती जा रही है। 27 जून को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के खिलाफ एफआईआर कर दी गई क्योंकि इनकी टीम एनटीए के दफ्तर में घुस गई थी। पेपर लीक मामले में सीबीआई गिरफ्तारी तो कर रही है, लेकिन सवाल है कि एनटीए के अधिकारियों से पूछताछ कब होगी। रिक्शा चालक, प्रिंसिपल, छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कर्मचारियों और अधिकारियों प्रदीप कुमार जोशी से कब पूछताछ होने वाली है। तक लड़ेंगे, यूथ कांग्रेस के हर साथी लड़ेंगे इसमें। अभी हजारों को जेल में लेकर जाए, हम सब जेल जाएंगे, फिर हम लड़ेंगे जब तक से स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिल जाता। नीट पेपर जब तक से लीक होना बंद नहीं हो जाता, ये हम करते रहेंगे। रिद्धिमा राव और हर्षिन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कही गई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस याचिका से गुजरकर पहला सवाल यही उठता है कि जब रिजल्ट को लेकर इतना विवाद है, तब क्या एनटीए को सभी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करना चाहिए? जैसे पुराने जमाने में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों की सूची नाम और नंबर के साथ कॉलेजों के बाहर टांग दी जाती थी। एनटीए अपनी वेबसाइट पर केवल पहले 100 सफल उम्मीदवारों के नाम और नंबर डालता है। इन्हीं 100 उम्मीदवारों के विश्लेषण से यह घोटाला सामने आ गया। अगर यह नहीं होता तो शायद इस घोटाले का पता नहीं चलता। इसलिए छात्र हित में जरूरी है कि सभी सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और नंबर जल्दी से प्रकाशित कर दिए जाएं ताकि लोग इनका समग्र विश्लेषण कर पाएं।
छात्रों और मां बाप को केवल यही नहीं जानना है कि पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, कहां कहां से पकड़े गए हैं, उन्हें यह भी जानना है कि रैंकिंग से लेकर ग्रेस मार्क्स के जवाब ठोस रूप से क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर रिद्धिमा राव और हर्षिन खेड़ा की याचिका में काउंसलिंग और नीट के नतीजों को लेकर आंकड़ों का वृहद विश्लेषण किया गया है। रिद्धिमा और हर्षिन खेड़ा दोनों ही छात्र हैं, दोनों ने नीट की परीक्षा दी है और दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तब भी दोनों ने याचिका दायर कर आर्टिकल 14 के तहत सवाल उठाया है कि सभी अभ्यर्थियों को बराबरी का अवसर नहीं मिला। कहा जा रहा था कि रैंकिंग में इन्फ्लेशन है। यह नया इन्फ्लेशन आया है इस देश में। पहले ही लोग महंगाई से परेशान हैं, मुद्रास्फीति से परेशान हैं, रुपए का भाव डॉलर के सामने कमजोर हो चुका है। अब रैंकिंग में भी इन्फ्लेशन की बात होने लगी है। 2021 से 2023 के 3 वर्षों के बीच कुल 43,174 छात्र 620 से 720 के बीच नंबर लाते हैं। 2024 में यानी एक साल में इसकी संख्या 59,000 हो जाती है। कहां 3 साल में 43,174 छात्र और कहां एक ही साल में 59,000 यानी 6.7% की बढ़ोतरी हो जाती है। सरकार ने अब तक जो भी कारण बताए हैं उनसे माता पिता संतुष्ट नहीं हैं, जैसे यह भी कि ज्यादा संख्या में परीक्षार्थी बैठे थे या सिलेबस हल्का था, इससे रैंकिंग ज्यादा हो गई है। याचिका में कहा गया है कि 520 से लेकर 620 और 420 से लेकर 520 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर सरकार के कारण सही हैं तो इनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए थी। यही नहीं, 320 से 420 नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या में 7% की गिरावट कैसे आ गई? सिलेबस अगर हल्का था तो इन छात्रों के लिए भी रहा होगा। यह सब कैसे हुआ? याचिका में यह भी लिखा है कि टॉपर श्रेणी की वृद्धि और बाकी छात्रों की संख्या में गिरावट का प्रतिशत लगभग एक ही है। कमाल है, इस पर भी संदेह जताया गया है। याचिका में मांग की गई है कि नीट में 320 से लेकर 720 अंक लाने वालों के रैंक का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। कमाल है, केवल टॉपर की संख्या बढ़ जाती है, नीचे वाले अंकों की श्रेणी में छात्रों की संख्या कम हो जाती है। इन सवालों को फिर से बहस के केंद्र में लाना जरूरी है। याद रखना चाहिए, सीबीआई पेपर लीक के मामले की जांच कर रही है। इन सवालों के जवाब अभी ठोस रूप से नहीं आए हैं। हरियाणा के एक सेंटर से 8 टॉपर आते हैं। यह तो पेपर लीक का मामला नहीं, यह तो पेपर की जांच का भी मामला है। इसका संबंध एनटीए के भीतर के लोगों से हो सकता है। ये 8 लोग कौन हैं? इनके राजनीतिक संबंध क्या हो सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब अभी तक क्यों नहीं है सबके सामने? संसद में बहस हो जाती तो नेता विपक्ष राहुल गांधी इन्हीं सब पहलुओं की बात करते और मंत्री को जवाब देना पड़ जाता। सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ा पहलू है जिसका जवाब एनटीए को अब तक देना चाहिए था। मां बाप को लगता है कि पेपर लीक की जांच के हंगामे में इन प्रश्नों को भुलाया जा रहा है। उन्हें शक है कि बैकडोर से इस बार हजारों छात्रों को नीट यूजी में घुसाया गया। 16 मार्च को नीट यूजी का फॉर्म भरने की तारीख समाप्त हो चुकी थी। इसके एक महीने के बाद 9 और 10 अप्रैल को 2 दिन फॉर्म भरने की इजाजत देने का फैसला किसका था? इस दौरान 24,246 छात्रों ने फॉर्म भरे। इन सभी की पूरी लिस्ट प्रकाशित होनी चाहिए कि इनमें से कितनों को सफलता मिली है और इन सबको कितने कितने नंबर आए हैं। माता पिता और तमाम छात्रों को शक हो रहा है कि 2 दिन का विंडो खोलकर 24,246 छात्रों से फॉर्म भरवाया गया। क्या सफल होने वाले छात्र इनमें से भी हैं? और अगर हैं तो कितने हैं, यह पता चलना चाहिए। इस फैसले की जांच होनी चाहिए और इसका जवाब एनटीए को देना चाहिए। ऐसा जवाब जिस पर मां बाप को भरोसा हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेमा नागराजन ने लिखा है कि जिस मीटिंग में यह फैसला हुआ उसके मिनट सार्वजनिक किए जाएं। पता चलना चाहिए कि 2 दिन के लिए फॉर्म भरने के लिए दबाव कहां से आया,
कहीं मंत्रालय से तो नहीं कहा गया। एनटीए ने कहा है कि कुछ छात्रों ने लिखा था कि उन्हें फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। रेमा नागराजन ने सवाल उठाया था कि तब बताइए कि ऐसे कितने छात्रों ने आपसे कहा था। याचिकाकर्ता को लगता है कि 1 महीने बाद 2 दिन के लिए फॉर्म भरने की इजाजत देने से परीक्षा की शुचिता और ईमानदारी भंग हुई है। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को लेकर भी याचिका में सवाल उठे। इन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया गया यह अवसर की समानता के खिलाफ है। दूसरा, ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, यह भी मांग की गई है कि एनटीए अपनी वेबसाइट पर सभी 1563 ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के नाम, सेंटर, रोल नंबर प्रकाशित करे। साथ ही ग्रेस मार्क्स मिलने से पहले के वास्तविक नंबर भी प्रकाशित किए जाएं। रेमा नागराजन ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि रिजल्ट घोषित होने से पहले एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा क्यों नहीं की। ग्रेस मार्क्स मामले की जांच के लिए प्रदीप कुमार जोशी को किसने कमेटी का प्रमुख बना दिया। ग्रेस मार्क्स के लिए 23 लाख छात्रों में से 1563 छात्र कैसे चुने गए, और जब दोबारा परीक्षा हुई तब 750 से अधिक छात्र परीक्षा देने नहीं आए। इन्हें पहली बार में कितने नंबर मिले थे, इस सवाल को क्यों छोड़ा जा रहा है। याचिका से स्पष्ट है पारदर्शिता का अभाव एक बहुत बड़ा मसला है। एनटीए ग्रेस मार्क्स के पीछे छिपने की कोशिश करता दिख रहा है, जिससे लगे कि देखिए हम तो कुछ अच्छा कर रहे थे, छात्रों का भला कर रहे थे ताकि उनका नुकसान ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। लेकिन ग्रेस मार्क्स मात्र एक पर्दा जैसा साबित हो रहा है। पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। यह काम तो एनटीए अपने स्तर पर ही कर सकता है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि इम्तिहान के समय याचिकाकर्ता का भी समय खराब हुआ था, पर उन्हें उस रूल या प्रावधान का नहीं पता था जिससे ग्रेस मार्क्स के लिए वो आवेदन कर सकें। गलत प्रश्न पत्र बांटने की घटना केवल झज्जर में नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस याचिका में लिखा है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सवाई माधोपुर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के एक सेंटर में दूसरे माध्यमों के लिए बनाए गए प्रश्न पत्र का सेट बांट दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में एनटीए का बयान छपा है कि कुछ लड़कियां प्रश्न पत्र के साथ ही सेंटर से बाहर चली गईं। 5 मई को तेलंगाना के आसिफाबाद स्कूल को बांटने के लिए जो प्रश्न पत्र मिला था वो बैकअप वाला सेट था। स्कूल ने एनटीए से शिकायत की तो 1 घंटा पहले ओरिजिनल सेट दिया गया। याचिका में यह भी लिखा है कि यह सामाजिक न्याय के लिहाज से बेहद जरूरी है कि परीक्षा दोबारा हो और अभी के नतीजे वापस लिए जाएं ताकि नीट यूजी की काउंसलिंग को रोक दिया जाए। अगर संसद में चर्चा होती तो कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते। विपक्ष पूछता कि एनटीए किन प्राइवेट कंपनियों को प्रश्न पत्र छापने या तैयार करने का ठेका देती है। क्या यह सही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दिए गए। यह भी पूछा जाता कि क्या एनटीए एक प्राइवेट संस्था है, और अगर है तो एक प्राइवेट संस्था अशोक स्तंभ के चिन्ह का इस्तेमाल क्यों करती है। क्या यह सही है कि राष्ट्रव्यापी परीक्षा कराने वाली एनटीए के पास कर्मचारी से लेकर अधिकारी की संख्या बहुत ही कम है। यह सब सवाल सरकार से पूछे जाते तो जनता के बीच सब कुछ साफ साफ सामने आ जाता। शायद यही वजह है कि संसद में नीट पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है, वरना सरकार खुद आगे बढ़कर चर्चा स्वीकार कर लेती। विश्व गुरु भारत की एक और खबर बताता हूं। सीबीआई को एक और मामले की जांच करनी है। हरियाणा में कथित रूप से फर्जी तरीके से 4 लाख एडमिशन दिखाए गए हैं स्कूलों में। 2014 से 2016 के दौरान ये एडमिशन दिखाए गए हैं। दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि ज्यादा संख्या इसलिए दिखाई गई ताकि छात्रवृत्ति, वर्दी और मिड डे मील का पैसा ज्यादा से ज्यादा आए और उसका गबन किया जा सके। सीबीआई ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले राज्य सतर्कता ब्यूरो कई साल से जांच ही करता रहा। 2018 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के हवाले किया, कहा कि 3 महीने में ही जांच की रिपोर्ट देनी है। लेकिन 4 साल बाद एफआईआर हुई है। यह सीबीआई के काम करने का तरीका है। आप किस पर विश्वास करेंगे? कोर्ट के आदेश के बाद भी सीबीआई
3 महीने के बजाय 4 साल में इस केस को नहीं सुलझा पाती। अभी तक एफआईआर के स्तर पर ही है, जबकि यह मामला 2014 से 16 के बीच का है। उसी तरह सीबीआई के पास नीट यूजी पेपर लीक के 2018, 2021, 2022 के मामले भी हैं। उन्हीं की जांच मंजिल तक नहीं पहुंची है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार समेत कई राज्यों से छात्र गोधरा में परीक्षा देने आए, क्योंकि यहां पर पहले से ही उनकी सेटिंग हो चुकी थी। जगह जगह से परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। ये हालत है इस परीक्षा व्यवस्था की। क्या ऐसे माहौल में किसी भी छात्र का विश्वास बहाल किया जा सकता है? डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट पे सेशंस कोर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का ये स्कैम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, ढेर सारे ब्लैंक चेक मिले हैं उन बच्चों के पेरेंट्स की ओर से जिन्होंने नीट की एग्जाम दी है। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साहब एक ऐसा स्कैम था कि महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार और स्टेट से, माने जब आप नीट की एग्जाम के लिए एप्लीकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे, और अगर उस सेंटर में, एक सेंटर में 300 स्टूडेंट बैठ सकते हैं और एप्लीकेशन 500 की आ गई, तो फिर कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है कि कौन से स्टूडेंट वहां जाएंगे और आपको चॉइस मिलती है। तो एफिडेविट कहता है कि बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और कई राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया, उनसे एडवांस पैसे लिए, एडवांस में ब्लैंक चेक लिया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लीकेशन लिखो, उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए। माने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एयरपोर्ट नहीं है सेंटर पे, वहां कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से एग्जाम देने जा रहा है। सेटिंग ये थी कि आपके बच्चे को 100% मार्क्स मिला के मेडिकल में एडमिशन मिले, तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे भरेंगे, और कौन सी मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो उसके रेट थे, इसलिए ब्लैंक चेक, और 10-10 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। तो ये आप समझिए कि क्या मामला था कि जय जलाराम स्कूल में आप गए, आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है उसमें आपको जो आंसर आता है 100% श्योर हो, उसको टिक करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। हमारी परीक्षा व्यवस्था का बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है, प्रशासनिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी। उसी तरह उन बुनियादी ढांचों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है जिन्हें आप सड़क, पुल, एयरपोर्ट, 4 लेन, टनल, मेट्रो के नाम से जानते हैं। इंसान को इन सब को पुकारने के लिए एक नए नाम की तलाश थी। नेताओं को दरअसल मुश्किल नाम मिल जाने से काम भी मुश्किल लगता है, बताने में अच्छा लगता है। तो इन्हें अब कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, ताकि आपको लगे कि भारी भरकम काम हो रहा है। इतना भारी कि जरा सी बारिश हुई नहीं कि नीचे आ जाता है। विश्वगुरु भारत के एक प्रांत बिहार में 9 दिनों के अंदर 5 पुल गिर गए हैं। सबसे पहले 27 जून को जबलपुर में नए बने हवाई अड्डे की छत गिरने की खबर आई। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने ट्वीट किया कि चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 400 करोड़ से अधिक की लागत से बना है और ये हालत है। इस हादसे में एक सरकारी कार ध्वस्त हो गई। आज राजकोट से भी खबर आई है कि नए बने हिरासर एयरपोर्ट की एक कैनोपी गिर गई है। राजकोट के नए एयरपोर्ट के उद्घाटन का साल भी नहीं हुआ, 1400 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। राजधानी दिल्ली के हवाई टर्मिनल का बाहरी छज्जा गिरा तो गोदी मीडिया के कई पत्रकारों ने एक ही भाषा, एक ही वाक्य के ट्वीट करने शुरू कर दिए और बताया कि टर्मिनल 1 यूपीए के समय शुरू हुआ था। यह नहीं बताया कि उस समय के सिविल एविएशन मंत्री प्रफुल्ल पटेल इन दिनों एनडीए का हिस्सा हैं। हम सहज बुद्धि से सवाल करते हैं कि क्या 10 साल में मोदी सरकार को टर्मिनल का रखरखाव नहीं करना था?
वे पत्रकार उस पोस्ट में यह लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इसी मार्च महीने में इसके डिपार्चर टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। मीडिया प्रधानमंत्री की छवि बचाने में लग गया और भूल गया कि अपने घर से काम पर निकले कार चालक रमेश कुमार की मौत हुई है। उनका परिवार क्या इन बातों से संतुष्ट होगा कि मोदी के समय बना हिस्सा नहीं गिरा है, मनमोहन सिंह के समय बना हुआ हिस्सा गिरा है। सरकार ने तो बहुत उदारता मानवता दिखाई है, 20 लाख का मुआवजा दिया है। क्या यह राशि काफी है? रमेश कुमार टैक्सी चलाते थे, उनके बाद उनका परिवार बेसहारा हो गया। जो कंपनी एयरपोर्ट मैनेज करती है GMR, उसने बीजेपी को सबसे अधिक चंदा दिया था इलेक्टोरल ट्रस्ट से। रमेश कुमार को कम से कम 2 करोड़ तो मिलना ही चाहिए था। यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप देख सकें कि एक व्यक्ति की जान की क्या कीमत है और मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों के जीवन की क्या कीमत है। देखना चाहेंगे तो आसानी से दिख जाएगा, बस दिमाग से और नजर से धर्म का भूत उतारना है, चश्मा उतारना है। वैसे बदनामी तो इस बात को लेकर भी हो रही है कि राम का नाम लेने वाले ढंग का राम पथ न बनवा सके। यह अयोध्या का राम पथ है, यह सड़क 4 लेन है और 13 किलोमीटर लंबी है। यह वीडियो 29 जून की सुबह का है। सड़कों के गड्ढे भर दिए गए, लेकिन मीडिया में आपको तमाम रिपोर्ट मिल जाएगी कि राम पथ पर पहले ही बारिश में अनेक गड्ढे बन गए। राम पथ के निर्माण की लागत 844 करोड़ बताई जा रही है। मीडिया में खबरें आने के बाद 6 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं और सीवर लाइन बिछाने वाली गुजरात की कंपनी इंफ्राकॉन को नोटिस भेजा गया है। यह तब हुआ है जब अयोध्या का विकास प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में ऊपर रहा, उनकी निगरानी में रहा। बात केवल अयोध्या की नहीं है, बनारस शहर में भी कितना पैसा लगा, मगर वहां से भी बारिश के समय जल जमाव की खबरें आ रही हैं। इस बार अयोध्या के कारण पीछे रह गई हैं बनारस की खबरें, लेकिन 2 दिन पहले भास्कर की खबर है बनारस में बारिश से 30 जगहों पर जल जमाव हुआ है और 20 जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। चूंकि यह अमृत काल चल रहा है, इसलिए ठीक नहीं होगा कि हर मोहल्ले में जल जमाव की समस्या का वीडियो दिखाकर अमृत का मजा बिगाड़ दूं। दुनिया में कई तरह के कालखंड बनाए गए हैं इतिहास को समझने की सुविधा के लिए, लेकिन अमृत काल जैसे फर्जी कालखंड का मुकाबला आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के शहरों की हालत बहुत खराब है। स्मार्ट सिटी तो जाने कहां लापता हो चुकी है। 10 साल से स्मार्ट सिटी का अभियान चल रहा है, लेकिन क्या हमारे शहर चलने फिरने लायक हैं? अमृत काल का कोई मतलब नहीं। परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, ट्रेनों अस्पतालों की हालत बुरी है। प्रधानमंत्री जिस टनल का उद्घाटन करते हैं उस टनल में भी घुटने भर का पानी भर गया है। जरूरत है कि अमृत काल जैसे नामकरण से बचा जाए और ठोस काम किया जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।